नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सब लोग को मेरा महा मैराथन का पहला वीडियो पार्ट 1 वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा वॉच टाइम उसको दिया है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को। ये मेरी शिकायत है आप सभी लोगों से। जितने लोगों ने मेरे उस वीडियो को देखा, जितना अच्छा वॉच टाइम मिला है 1 डे में, उस अपेक्षा अगर आप लोग उस तरह से आप लोग लाइक भी मुझे दें तो मुझे और थोड़ा ये सप्लीमेंट का काम करेगा। मैं और एनर्जी के साथ इस वीडियो को और पेश करूंगा। तो आज मैं आपके सामने पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा उसके आगे। मैंने इनपुट डिवाइस तक खत्म किया था, टोटल इनपुट डिवाइस तक समझाया था, आपको एक्सप्लेन किया था। और आज मैं बताने वाला हूं आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस से स्टार्ट करूंगा। आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस से करके पूरा मैं आगे तक बढ़ूंगा। तो डेली का डेली मेरा मैराथन वीडियो क्लास देखते रहिए, साथ ही जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया उसको देखते रहिए। और आप, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह के एग्जाम्स को क्वालिफाई करोगे दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आज का जो मैराथन क्लास है पार्ट 2 वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ये रहा कंप्यूटर का स्क्रीन आपका। मैं बताऊंगा आपको आउटपुट डिवाइस क्या है। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस का मतलब दोस्तों वह डिवाइस जिससे आपको आउटपुट मिलेगा, यानी रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइस हम किसको बोलेंगे? उस डिवाइस को बोलेंगे जिससे कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा। यानी अगर आप कंप्यूटर को कुछ दे रहे हो, यानी डेटा, कंप्यूटर क्या लेता है? डेटा लेता है, रॉ फैक्ट लेता है। तो जो आप कंप्यूटर को दोगे तो जिस माध्यम से देंगे वो इनपुट डिवाइस होगा। चाहे कीबोर्ड होगा, माउस होगा, जॉयस्टिक होगा, बीसीआर होगा, एमआईसीआर होगा, बहुत सारे इनपुट डिवाइस मैंने बताया था। लेकिन कंप्यूटर आप तक जो पहुंचाएगा वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। किस माध्यम से? मॉनिटर के माध्यम से। मॉनिटर पे आपको दिखेगा, प्रिंटर पे भी दिखेगा, प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल कर पेपर के रूप में। स्पीकर से आपको सुनाई देगा, आउटपुट दे रहा है साउंड के माध्यम से। प्रोजेक्टर एक बड़ा सा स्क्रीन आपको प्रोवाइड करता है, वहां पर भी आपको आउटपुट एक वॉल के माध्यम से मिलता है। इस तरह से आपको आउटपुट प्रोवाइड होगा दोस्तों। तो देखिए यहां पर मैंने पहला आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ है वीडियो। वीडियो को ही मॉनिटर कहते हैं। अगर बच्चों से पूछ दिया जाता है कि वीडियो मतलब क्या, वीडियो क्या है, तो बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो दोस्तों मॉनिटर, वीडियो को ही मॉनिटर कहते हैं। पहले वीडियो शब्द चलता था, अब लेटेस्ट मॉनिटर हम लोग कहते हैं। वीडियो यानी मॉनिटर और डिस्प्ले, समटाइम्स कॉल्ड वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है यहां याद रखेंगे। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट याद रखेंगे। वीडियो का फुल फॉर्म होता है, ये आपका एक एमसीक्यू सवाल बन गया। वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट है क्या? तो मॉनिटर या डिस्प्ले को ही क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं। है क्या? तो एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। आउटपुट डिवाइस याद रखिएगा, मॉनिटर या वीडियो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। थोड़ा यूनिक बनाने के लिए मैंने यहां पर सॉफ्ट कॉपी लिख दिया। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी आउटपुट डिवाइस प्लस सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वो इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के मेमोरी में है, आपके मोबाइल में है, यानी डिजिटली आप में सेव है, आपके कंप्यूटर में या डेटा के रूप में सेव है, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। वहीं अगर इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर है, आपके कॉपी पर है, आपके पेज पर है, तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो मॉनिटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ओके दोस्तों, this device used for interactive processing, that is data that is being keyed in display on the screen on the monitor। नहीं कह रहा है कंप्यूटर जो भी इनपुट लेता है उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपको स्क्रीन यानी मॉनिटर पे ही डिस्प्ले कराता है आपके रिजल्ट्स को। ओके, तो मॉनिटर का काम क्या है? आप आउटपुट प्रोवाइड करना, रिजल्ट प्रोवाइड करना। द कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड द वीडियो। अगर मैं कीबोर्ड और प्लस वीडियो की बात करूं, कीबोर्ड और वीडियो अगर यानी मॉनिटर आपस में कंबाइंड हो जाए, जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा? वीडीटी। वीडीटी का मतलब विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। देखिए आप फुल फॉर्म लिखा हुआ है। वीडीटी का भी फुल फॉर्म आपसे सवाल किया जा सकता है कि वीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीडीटी का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। याद रखेंगे। और ये एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। यानी अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट दोनों का एग्जांपल है, तो पहला तो आप दे दोगे वीडीटी, तो दूसरा बोल सकते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट आउटपुट दोनों होता है। तो वीडीटी का मतलब विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, जिसमें कीबोर्ड भी होता है और मॉनिटर भी जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं वीडीटी। ओके दोस्तों, ये एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहलाता है। कौन? वीडीटी। वीडियो आउटपुट डिवाइस है, वीडीटी इनपुट और आउटपुट दोनों है, क्योंकि इसमें इनपुट भी इसमें जुड़ा होता है।
अब मैं बात करूं आपके वीडियो के यानी मॉनिटर के टाइप्स का, तो मॉनिटर के टाइप्स को रेजुलेशंस, कलर एंड डिस्प्ले के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मॉनिटर यानी टाइप्स ऑफ वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से कितने होते हैं, साइज एंड क्वालिटी के हिसाब से। तो दो होते हैं दोस्तों, एक होता है सीआरटी, दूसरा आता है फ्लैट पैनल। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब, आप याद रखेंगे फुल फॉर्म इसका। सीआरटी का फुल फॉर्म पूछा तो याद लगाइएगा कैथोड रे ट्यूब। और एफपीडी एक होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एक होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसमें दो होते हैं, एलईडी एंड एलसीडी। एलईडी एंड एलईडी, एलईडी एंड एलसीडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिट डायोड और एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो तरह के आपको मॉनिटर मिल जाएंगे फ्लैट पैनल में, एलईडी एंड एलसीडी और एक सीआरटी। सीआरटी क्या होता है? सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब जिसको सीआरटी बोलते हैं। इज स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि कौन सा ऐसा मॉनिटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, या किसमें कौन सा ऐसा मॉनिटर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गन, एनोड, कॉइल वगैरह यूज होता है, या फिर किस मॉनिटर में इलेक्ट्रॉनिक बीम का यूज किया गया है, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन का यूज किया गया है, तो आप दोस्तों बोल देना सीआरटी मॉनिटर। ये बातें आपको याद रखनी है। इन विच इमेज आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक बीम, यानी कौन सा मॉनिटर इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से इमेज को प्रोड्यूस करता है, तो सीआरटी, ठीक है। या फॉस्फोरेसेंट सरफेस किसका होता है, तो आप बता सकते हैं सीआरटी मॉनिटर का। लगभग पुराने जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर आते थे उसमें सब में सीआरटी मॉनिटर होता दोस्तों। सीआरटी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, आपने अपना टेलीविजन देखा होगा जो इस तरह का हुआ करता था। ये टेलीविजन है जिसके पीछे भी कुछ हिस्सा इस तरह से निकला रहता था, आपने ये देखा होगा अपना टेलीविजन। तो ये टेलीविजन जो पीछे की तरफ निकला रहता था, ये क्या है? आपके सीआरटी मॉनिटर या सीआरटी इस तरह का मॉनिटर भी आपने देखा होगा। अब तो एलईडी एंड एलसीडी मॉनिटर आ रहे हैं जो पतला फ्लैट पैनल आ रहे हैं, पतला स्क्रीन वाले। तो ये एलसीडी या एलईडी होता है, एलईडी होता है। लेकिन ये सीआरटी जो पीछे की तरफ डब्बा की तरफ निकला रहता था वो आपके सीआरटी मॉनिटर हुआ करता था। फ्लैट पैनल की बात करें, फ्लैट पैनल का मतलब होता है जो फ्लैट हो, पतला डिस्प्ले स्क्रीन वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लैट पैनल। जिसका वॉल्यूम कम होता है, वेट कम होता है, पावर रिक्वायरमेंट कम होता है। सीआरटी की अपेक्षा ये बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला, हल्के वजन वाला, स्मॉल पोर्टेबल होता है दोस्तों, उसको फ्लैट पैनल बोलते हैं। फ्लैट पैनल में दो आते हैं, एलईडी एंड एलसीडी। एलईडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। और एलईडी डिस्प्ले इज ए फ्लैट स्क्रीन। एलईडी क्या करता है? फ्लैट स्क्रीन आपको डिस्प्ले कराता है, ठीक है। मॉनिटर और टेलीविजन के रूप में ये आता है फ्लैट पैनल। अब बात करें तो इट इज ए वेरी शॉर्ट डेप्थ एंड लाइट इन टर्म्स ऑफ वेट। बहुत ही हल्का आता है, ठीक है, बहुत ही पतला स्क्रीन भी होता है। और इसमें जो जानने लायक है हमारे पास सब कुछ नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म वगैरह याद रखेंगे। एलईडी की बात करें तो एलईडी का एडवांटेज दिया हुआ है। एडवांटेज में आप बोल सकते हो कि ये लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता आता है। बॉर्डर टाइमिंग इन रेंज, यानी इसकी में बॉर्डरिंग जो होती है, साइड की जो बॉर्डरिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। ओवरऑल रिलेबल, सब कुछ देखें तो रिलेबल है। और लो टेम्परेचर, यानी कम से कम बिजली आपको ये खर्च करता है। 20 वाट में आप अपना इसका वाट का जो पावर होता है, कंजम्पशन होता है। कंट्रास्ट रेडियो डायनेमिक एंड हायर कंट्रास्ट रेशियो होता है इसका। लाइव बहुत अच्छी होती है। तो ये सब सवाल नहीं पूछेगा आपसे, इसका फुल फॉर्म ज्यादातर याद रखिएगा। एलसीडी एलईडी का ज्यादातर क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। एलसीडी की बात करें, एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, सवाल अक्सर पूछा जा सकता है कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक मॉनिटर ही होता है जो हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले और स्क्रीन का काम करता है। तो एलसीडी टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों एक क्लियर इमेज प्रोड्यूस करता है। इट इज फाउंड मोस्टली इन लैपटॉप कंप्यूटर। एलसीडी का यूज ज्यादातर लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर में आपको देखने को मिल जाएगा। दिस टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस द ट्रेडिशनल कैथोड रे ट्यूब। इसको कब लाया गया? जब सीआरटी को रिप्लेस कर दिया गया। सीआरटी को हटाकर पतला पैनल वाला इस तरह का डिस्प्ले लाया गया, उसको एलसीडी बोलते हैं। Which where was the previously standard ones consider we have the better picture quality? सीआरटी की अपेक्षा अच्छी खासी पिक्चर क्वालिटी ये प्रोड्यूस करता है। और बात करें इसमें और कलर एंड पिक्चर क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। बस इतना आप जानकारी रखिए। अब मैं वीडियो की बात करूं, वीडियो या मॉनिटर कलर के हिसाब से कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखेंगे। वीडियो या मॉनिटर कलर के हिसाब से बात किया जाए कि वीडियो या फिर मॉनिटर कलर के हिसाब से कितने होते हैं, तो पहला बोलिएगा एमजीए। एमजीए का फुल फॉर्म याद रखेंगे। एमजीए का मतलब होता है मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडाप्टर।
फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है यहां पर। एमजीए का फुल फॉर्म होता है मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडाप्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडाप्टर किस तरह का मॉनिटर था, तो आप बोल सकते हैं सर ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर था, जिसमें केवल टेक्स्ट सपोर्ट करता था, यानी केवल टेक्स्ट इसमें डिस्प्ले होगा, कोई ग्राफिक्स डिस्प्ले नहीं होगा, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये मोनोक्रोम याद रखेंगे, सिंगल कलर यानी ब्लैक एंड व्हाइट में ये काम करता था। वही कलर ग्राफिक्स एडाप्टर यानी सीजीए की बात करें तो सीजीए का मतलब होता है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। इट सपोर्ट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स मोड, इट फंक्शन इन कलर। यानी जो कलर सीजीए होता है दोस्तों, सीजीए का फुल फॉर्म होता है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, जिसमें टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों सपोर्ट करता है, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों सपोर्ट करता है इस फंक्शन में। ओके दोस्तों, तो सीजीए में याद रखिएगा दोस्तों, सीजीए का फुल फॉर्म होता है कलर ग्राफिक्स एडिटर, जो कि टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। इतना बस आपको याद रखना है सीजीए में। तीसरा जो होता है एचजीए होता है। एचजीए का फुल फॉर्म होता है हरकुलस ग्राफिक्स एडाप्टर, एचजीए, जो कि मोनोक्रोम एडाप्टर एंड एडिशनल ग्राफिक्स के साथ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है और कलर भी होता है, दोनों होता है, याद रखेंगे। और ये ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करता है, ये भी चीज याद रखिएगा। जो एचजीए होगा, यानी आप बोल सकते हैं कि एचजीए जो है मोनोक्रोम और कलर दोनों को मिक्स करके बनता है। तो ये एचजीए हरकुलस ग्राफिक्स एडाप्टर होता है। एक होता है ईजीए, जो चौथा पैटर्न है हमारा मॉनिटर के टाइप्स का कलर के हिसाब से, वो ईजीए है। ईजीए का मतलब एनहांस ग्राफिक्स एडाप्टर, जिसमें सारे फीचर्स को कंबाइन करने, ऊपर वाले जो भी आपको फीचर्स बताए गए ऑल फीचर्स को कंबाइन कर दिया जाता है एडाप्टर्स वाले को, और एक हायर रेजुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, एक बेहतर कलर क्वालिटी का एक मॉनिटर तैयार हो जाता है दोस्तों। वीडियो की वीजीए की बात करें, वीजीए का मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। वीजीए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वीजीए का फुल फॉर्म होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसमें 256 कलर एट ए टाइम वर्क करते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, वीजीए में जो होता है ना 256 कलर एट ए टाइम वर्क करते हैं। अब यह आपका मॉनिटर खत्म, मॉनिटर के बाद आता है दूसरा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। आप बस याद रखिए कि प्रिंटर क्या एक हार्ड आउटपुट डिवाइस है, बस आपको इतनी याद रखना है। प्रिंटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका काम क्या है? कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? सॉफ्ट कॉपी वाले डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। आपको यह चीज याद रखना है। प्रिंटर का सबसे छोटा डिफिनेशन में लेकर आया हूं। प्रिंटर किसको बोलेंगे? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी ऑफ डेटा इनटू हार्ड कॉपी। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं यहां पर देखो एक्सप्लेन किया हूं। सॉफ्ट कॉपी किसको बोलेंगे? व्हेन डेटा और इंफॉर्मेशन इज ए कंप्यूटर मेमोरी। अगर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर या मेमोरी के अंदर है, जैसे अभी आप जो देख रहे हो ये कहां पर है? आपके मोबाइल के अंदर है ना, यानी ये सॉफ्ट कॉपी है। और यही अगर चीज आपके पेपर यानी आपके कॉपी के ऊपर होता है, ये नोट्स, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉपी के ऊपर रहता तो हार्ड कॉपी। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो कंप्यूटर के मेमोरी या मोबाइल के मेमोरी के अंदर है, डिजिटली रूप में जहां पर है, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। और अगर आपके पेपर के ऊपर में कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। समझ में आ गया? तो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर यानी आपके कंप्यूटर का जो तो डेटा है उसको पेपर पे लेकर आता है, प्रिंट करता है। तो बोल सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक और बताया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस विच आर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर एंड गिव्स द आउटपुट इन वीडियो, बट द प्रिंटर गिव्स द रिजल्ट इन प्रिंटेड फॉर्म। यानी अगर आपसे सवाल कर दिया जाए ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपको आउटपुट प्रिंटेड रूप में देगा, प्रिंटेड रूप में देगा या फिर पेपर पर देगा, ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तब तुरंत बोल रहा कि सर प्रिंटर है। प्रिंटर आपको आउटपुट डिवाइस पेपर पे देता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रिंटर था आउटपुट। अब इसके मैं टाइप्स की बात करूं तो प्रिंटर के में दो तरह के टाइप्स आते हैं। मैं यहां से ना बताकर चलिए यहीं से मैं बता देता हूं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की मैं बात करूं तो दो तरह के प्रिंटर आते हैं। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट यानी इसी क्या नॉन लग जाएगा, नॉन इंपैक्ट। तो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में अंतर क्या समझिए। अगर आप इसको समझ जाता ना तो कोई भी प्रिंटर को आप टिक लगाकर चले आइएगा आसानी से। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की मैं बात करूं तो मैं एक ग्राफिक्स ओपन कर लेता हूं, थोड़ा समय दीजिए मुझे। आपको इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में प्रिंटर में जो होता है, नोट स्पीक, ये देखिए ग्राफिक्स है जिसको मैंने डिजाइन किया है। ये देखिए प्रिंटर दो तरह का, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट की बात करूं तो इंपैक्ट में आता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंटर में होता है डॉट मैट्रिक्स एंड डेजिविल, लाइन प्रिंटर में ड्रम एंड चैन। वही नॉन इंपैक्ट में बात करें तो पेज प्रिंटर में लेजर एंड इंकजेट। अब बात करें इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, तो इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर दोस्तों हम उसे बोलेंगे जो टाइपराइटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए लिखा हुआ है वर्क ऑन द टाइपराइट प्रिंसिपल ऑफ टाइपराइटर। जो टाइपराइटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। अब टाइपराइटर का प्रिंसिपल क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो देयर इज ए कॉन्टेक्ट द पेपर एंड द प्रिंटिंग हेड इज एन इंपैक्ट प्रिंटर। यानी वैसा प्रिंटर जिसमें पेपर और जो प्रिंटिंग हेड होता है आपस में कांटेक्ट में आते हैं, आपस में संपर्क में आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंपैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। जिसमें नहीं आता है वो नॉन इंपैक्ट है। जैसे आपने प्रिंट एक टाइपराइटर को देखा होगा, टाइपराइटर देखा आपने कभी प्रिंट होते हुए? हम बटन कोई भी प्रेस करते हैं टाइपराइटर से तो एक लोहे की स्टिक बाहर निकलती है और पेपर पे जाकर पटाख से मारती है, ऐसे टच करती है, देखा होगा अगर आपने। तो वो उसको मैं समझ जाता हूं, यहां पर प्रिंटर में वैसा एक हेड होता है, उसको हेड बोलते हैं। यहां पर टाइपराइटर में स्टिक बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं, लेकिन वहां पर हेड बोलते हैं। वो क्या कर रहा है? पेपर के ऊपर एक रिबन लगी होती है। टाइपराइटर में देखा होगा पहले पेपर होता है, पेपर के ऊपर, यानी मैं यहां ग्राफ्स भी बना दूं तो ये मान लीजिए मेरा एक पेपर हो गया, पेपर, अब पेपर के ऊपर यहां पर एक रिबन, एक पट्टी लगी रहती है, आपने देखा होगा। और यहां तो सारे बटन्स होते हैं। आप जब भी कोई बटन प्रेस करते हो तो एक लोहे की रड निकलता है जो कि रिबन के ऊपर टच करता है, यानी जाकर उसको प्रेशर बनाता है। तो वो क्या रहा है? जब वो पेपर, रिबन और जो स्टिक है आपस में संपर्क में आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंपैक्ट, यानी टाइपराइटर प्रिंसिपल। तो ये होता है इंपैक्ट का, यानी इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें आपका प्रिंटिंग हेड, पेपर और रिबन आपस में कांटेक्ट में आता है। अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर का टाइप्स है जिसमें हेड आपके पेपर के साथ कांटेक्ट में आता है, या रिबन और पेपर और हेड आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो आप बता देना आंख बंद करके इंपैक्ट प्रिंटर। ओके, और जो नहीं आता है वो नॉन इंपैक्ट होता है। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे कैरेक्टर्स प्रिंटर की। यानी इंपैक्ट प्रिंटर में दो तरह के प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर्स प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, एक बार में एक कैरेक्टर, CHARA ऐसे ही लिखेगा ये, ठीक है। आपने ये देखा होगा मार्केट में, ये आज भी चल रहा है कैरेक्टर प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर होता है कि एक बार में एक लाइन प्रिंट होगा, आपने वो भी देखा होगा, ऐसे प्रिंट होता है, धीरे धीरे ऐसे निकलेगा, एक एक लाइन प्रिंट करके निकलेगा, तो वो लाइन प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर द प्रिंटर्स विच प्रिंट और वन कैरेक्टर एट ए टाइम, इन एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है। दोज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, एक डीएमपी और एक डेजीवेल। अगर आपसे डीएमपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा डीएमपी मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात हो रही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है, एक तरह का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। आपसे सवाल कुछ भी किया जा सकता है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है, इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट, तो बता देना इंपैक्ट। डॉट मैट्रिक्स क्या है, कैरेक्टर या लाइन या पेज, तो बता देना कैरेक्टर। ओके दोस्तों, इस तरह से आप इसका जवाब देंगे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजीवेल प्रिंटर आपका कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब डीएमपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो प्रिंट करेगा दोस्तों, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है, वो भी स्मॉल डॉट्स, यानी जो भी ये प्रिंट करेगा ना डॉट वाइज, ऐसे डॉट 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 करके कैरेक्टर बनाएगा, ऐसे ए डॉट डॉट करके, ए बी डॉट 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 करके दोस्तों डॉट डॉट के फॉर्म में बनाएगा, इस तरह से सी, इस तरह से आपको कैरेक्टर बनाएगा। तो जो डॉटेड फॉर्म में प्रिंट करता है वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये बहुत ही कम इंक वगैरह लेता है, बहुत ही सस्ता इसका पेपर क्वालिटी आता है, बहुत ही कम इंक या इलेक्ट्रिसिटी लगता है, इसलिए लोग जहां ज्यादा बिलिंग होता है ना वहां इसी का यूज करते हैं। यानी पीओएस की जगह पर, पॉइंट ऑफ सेल के दौरान जो आप प्रिंटर यूज लगभग जो करते हैं वो लगभग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे इसकी क्वालिटी की। यहां पर देखो कुछ क्वालिटी लिखे गए, जो मोस्ट कॉमन प्रिंटर होते हैं, हेड्स होते हैं, यानी प्रिंटर हेड की बात हो रही है, 9 पिन और या फिर 24 प्रिंट वायर्स के होते हैं, यानी पिन वायर्स के होते हैं। अगर आपसे पूछ जाए कि प्रिंटर हेड में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें कितने वायर्स होते हैं, तो 9 या फिर 24 हेड में वायर्स होते हैं। और फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसने क्रिएट किया था? तो आईबीएम के द्वारा क्रिएट होता 1957 में, ये भी याद रखेंगे। और द फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा? तो सेंट्रॉनिक 1970 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पहला मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर, ये भी याद रखेंगे। मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर जो था सेंट्रॉनिक को ने इंट्रोड्यूस किया था 1970 में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट अबाउट 4 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। यहां सीपीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, सीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीएस का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। कैरेक्टर पर सेकेंड याद रखेंगे, सीपीएस का फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकेंड। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो प्रिंट करती है उसकी स्पीड जो होती है दोस्तों 40 से लेकर 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड की होती है। ओके, ये याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करें डेजीवेल प्रिंटर की, जो कि अब बिल्कुल ही बंद हो चुका है, मार्केट में कहीं भी आपको देखने को डेजीवेल नहीं मिलेगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, डेजीवेल किस तरह का प्रिंटर है? तो डेजीवेल एक इंपैक्ट प्रिंटर, ये इतना शब्द आपको याद रखना है किसी भी एग्जाम के लिए। डेजीवेल किस तरह का प्रिंटर है? तो एक इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है,
यहां देखिए लिखा हुआ इंपैक्ट प्रिंटर है। ऑल्सो एक कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर भी होता है जो कि इन्वेंट कब किया गया था, 1969 में बाय डेविस एस ली के द्वारा। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये याद रखेंगे कि डिजिटल प्रिंटर जो होता है डेविस एस ली के द्वारा 1969 में इन्वेंट किया गया था। द प्रिंटर यूजेज ए मेटल और प्लास्टिक डिस्क, इसके अंदर एक मेटल का या फिर प्लास्टिक का डिस्क कंटेनिंग होता था जिसपे लेटर और कैरेक्टर बने होते थे। मैं आपको ग्राफ्स दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाओगे। अदर कैरेक्टर्स भी होते थे, यानी अल्फाबेट्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स होते थे। अब वो अक्सर रोटेट होता था, साइकिल के चक्के के पहिए की तरह होता है। देखिए मैं इसको थोड़ा दिखा भी दूं आप लोग को। ये देखिए आपका ये डिजिटल प्रिंटर है जिसके ऊपर देखो जो स्टिक लगे हैं ना, स्टिक के ऊपर ही सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। तो ये आपका क्या है, डिजिटल प्रिंटर। ये अक्सर गोल गोल राउंड राउंड ऐसे घूमता रहेगा। एक यहाँ पर हेड लगेगा, रिबन लगेगा, पेपर लगेगा, इसमें आपस में तीनों संपर्क में आएंगे तब जाकर कोई भी कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो डिजिटल प्रिंटर वेर पॉपुलर इन 1970 टू 1980, 1970 से 1980 के बीच ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। बट आर नो लॉन्गर यूज बिकॉज ऑफ देयर हैव द लो क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स आर वेरी स्लो। ये बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो आजकल इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। लो क्वालिटी का भी आता है, बहुत लो क्वालिटी इसकी भी हुआ करता था। और 90 सीपीएस है, केवल 90 सीपीएस यानी 90 कैरेक्टर पर सेकंड ये केवल प्रिंट करता था। तब ये मार्केट में बंद हो चुका है, ये इसका यूज हम लोग नहीं करते। अब बात करें आपका लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर में आता है दोस्तों ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर, यानी वैसा प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा, तो वो होता है ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर भी एक तरह का इंपैक्ट प्रिंटर है, इतना आपको याद रखना है कि ड्रम प्रिंटर एक तरह का इंपैक्ट प्रिंटर है। और ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम लगा रहता है, देखिए यहां पर एक ड्रम लगा हुआ है, और ड्रम के माध्यम से ही कैरेक्टर आपको प्रोड्यूस किया जाता है। उस ड्रम को बोलते हैं सिलेंड्रिकल ड्रम। ये भी याद रखेंगे कि कौन सा प्रिंटर इसमें सिलेंड्रिकल ड्रम लगा था, तो ड्रम प्रिंटर में। वॉल्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द प्रिंटेड बफर, ये जो भी आपका कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ये बफर के रूप में स्टोर हो जाते थे। व्हेन ए कैरेक्टर हैज टू बी प्रिंटेड, जब भी कैरेक्टर को प्रिंट करना होता था, द प्रिंटर सेंड द इंफॉर्मेशन टू प्रिंटर बफर। प्रिंटर क्या करता था, कोई भी इंफॉर्मेशन बफर में सेंड कर देता था और फिर बफरिंग के दौरान उसको प्रिंट किया जाता था। तो जो ड्रम होता है, ड्रम अक्सर रोटेट होता है। यहां पर देखिए ये हैमर लगा हुआ है, ये पेपर और ये रिबन लगा हुआ है। जब भी कोई कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो ये पुश करेगा, अंदर की तरफ पुश करेगा इसको, तो ये तीनों आपस में संपर्क में आएंगे, यानी ये हेड, पेपर और ये ब्लैक पट्टी जो दिख रहा है रिबन, तीनों आपस में संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये टाइपराइटर प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं दोस्तों। यहां पर फिर आप एक चीज याद रखेंगे कि ड्रम प्रिंटर का जो स्पीड होता है 300 टू 2000 लाइन होता है पर मिनट, क्योंकि लाइन प्रिंटर है तो लाइन में इसका काउंट होगा। तो एलपीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लाइन पर मिनट, लाइन्स पर मिनट। 300 टू 2000 होता है इसका एलपीएम। चैन प्रिंटर की बात करें दोस्तों, तो चैन प्रिंटर का ग्राफिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर चैन के फॉर्म में। देखिए चैन के ऊपर यहाँ पर कैरेक्टर्स बने हुए देख सकते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स बने हुए हैं। ये आपका हेड लगा हुआ है, ये पेज लगा हुआ है, ये रिबन लगा हुआ है, और चैन के ऊपर ही आपके ग्राफिक्स यानी कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो चैन प्रिंटर भी एक तरह का इंपैक्ट प्रिंटर है, जो कि एक तरह का लाइन प्रिंटर भी कहलाता है। और ये क्या कहता है, चैन के ऊपर एक मैकेनिज्म के ऊपर आपके कैरेक्टर्स बने होते हैं, जिसके ऊपर ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता रहता है ऐसे गोल गोल। तो ये कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, आपको इतना ही याद रखना है। चैन प्रिंटर जो आया था कब आया था, 1980 के अर्ली में आया था। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चैन प्रिंटर आर वन ऑफ द फास्टेस्ट इंपैक्ट प्रिंटर, ये बहुत ज्यादा फास्ट इंपैक्ट प्रिंटर था। दैट कैन प्रोड्यूस अप टू 400 टू 2500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, यानी 400 से लेकर 2500 कैरेक्टर पर सेकेंड ये प्रोड्यूस कर सकता है। चैन प्रिंटर को याद रखिएगा बैंड प्रिंटर भी कहते हैं, इसको बैंड प्रिंटर भी कहते हैं। और कैरेक्टर ऑन ए रोटेशनल बैंड, जो कैरेक्टर होता है वो रोटेशनल बैंड के ऊपर यानी उस चैन के ऊपर होता है। 3000 लाइन्स पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। इस तरह से थोड़े थोड़े इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। और ये जो नंबरिंग बता रहे हैं ना, ये नंबरिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, अप्रॉक्स है। तो जब भी आपके सवाल में इस तरह का नंबर आ जाए तो इससे नियरेस्ट जो नंबर होगा ना उसको आप टिक कर सकते हैं, या तो ये नंबर होगा या फिर इसके जो नियरेस्ट होगा। नॉन इंपैक्ट की बात करें तो वैसा प्रिंटर जो टाइपराइटर प्रिंसिपल पे नहीं होता है, डोंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइपराइटर, यानी इसमें कोई भी हैमर या फिर पेपर या फिर रिबन आपस में कोई भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो नॉन इंपैक्ट होता है। ये नॉन इंपैक्ट के एग्जांपल है। नॉन इंपैक्ट में बात करें तो लेजर प्रिंटर होता है और एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, सॉरी लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है, तो लेजर प्रिंटर पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर प्रिंटर है, जिसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यानी नॉन इंपैक्ट से प्रिंटर है, जिसमें कोई स्टिक नहीं होता, यानी कोई भी इसमें जो हैमर की मैं बात करूं वो हैमर उस तरह का टाइप नहीं होते हैं।
ये फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। व्हेन अगर आपसे पूछा जाए कि लेजर प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो पहला तो जवाब आपके फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी पर, दूसरा थर्मल टेक्नोलॉजी भी आप बोल सकते हो। लेजर प्रिंटर जो होता है थर्मल टेक्नोलॉजी यूज करता है प्रिंटिंग के दौरान, तो टेक्नोलॉजी पूछे तो आप इस चीज को बोल सकते हो। फिर लेजर प्रिंटर जो उसके अंदर लेजर बीम होता है जो आपके कैरेक्टर्स को क्या करता है, ड्रॉ करता है। डॉक्यूमेंट है सिलिकॉनियम कोटेड ड्रम, एक ड्रम के अंदर आपके इंक्स को प्रोवाइड किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। आफ्टर द डॉक्यूमेंट ड्रम इज चार्ज इट इज रोल्ड इन टोनर, यानी जो उसके अंदर एक ड्रम लगा रहता है, ड्रम के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाता है जो कि वो चार्ज हो जाता है, तब वो रोटेट होता है। रोटेट होने के बाद जो क्या कहता है कार्टेज होता है, जो टोनर होता है, उसके अंदर पाउडर के फॉर्म में इंक रखा रहता है। देखिए ड्राई पाउडर इंक टाइप इंक होता है, पाउडर के रूप में इंक रखा रहता है। वो थोड़े थोड़े मात्रा में जो होता है इंक बाहर निकलता है और उस टोनर पे आता है, नहीं क्या कहता है, उस रोल पे आता है। तो रोल पे जब आएगा तो क्या होगा, वो हीट होता है, हीट होने के कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर वो चीज प्रिंट होता है। दोस्तों ये चीज आप याद रखेंगे। ये आपका लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर के अंदर जो पाउडर लगता है वो जो इंक लगता है वो पाउडर के रूप में रखता है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसका कलर प्रिंटर बात करें तो लोग सबसे ज्यादा मार्केट में मोनोक्रोम इस प्रिंटर को यूज करता है, ब्लैक एंड व्हाइट में यूज करता है। कलर अगर आप खरीदते हैं तो ये 10 टाइम्स मोर एक्सपेंस आपका करेगा, यानी ये लगा मान के चलते हैं अगर एक लेजर प्रिंटर 10,000 में मिल रहा है तो आपका इसका कलर प्रिंटर जो है, ये ब्लैक एंड व्हाइट की मैं बात कर रहा हूं, कलर प्रिंटर 10 टाइम्स कॉस्टली आपको आएगा। ठीक है, तो मोनोक्रोम प्रिंटर आपका ये भी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कॉस्टली तो है ही, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन इसकी स्पीड, इसकी क्वालिटी हमारे इंकजेट से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। 2100 लाइन 21,000 लाइन ये पर मिनट में प्रिंट कर सकता है, या फिर 437 पेज पर मिनट में ये प्रिंट कर सकता है। आप जैसा प्रिंटर लेंगे उसके हिसाब से दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने 437 बोल दिया और आप 10,000 वाला प्रिंटर लेकर आएंगे, कहोगे सर 437 नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं, जितना गुड़ लगाएंगे उतना ही मीठा होगा, ये बात आपको भी पता होगा। ठीक है, 48 लाइन पर कंटेंट। अब बात करें इसके क्या कहता है इन्वेंशन की, तो द ओरिजिनल लेजर प्रिंटर कार्ड इराज वाज डेवलप्ड एट द जीरोक्स पैलोर अल्टो रिसर्च सेंटर बिगिनिंग इन 1969। ये लाइन आपको याद रखना है यहां पर कि आपको जो ओरिजिनल जीरोक्स मशीन था, यानी जो लेजर प्रिंटर थे 1969 में आए थे, और नवंबर 1971 में जीरोक्स इंजीनियर ग्रे स्टैक वेदर के द्वारा इसको पेटेंट किया गया था, कंप्लीट किया गया था। एडॉप्टेड जीरोक्स कंपनी टेक्नोलॉजी एडिंग ए लेजर बीम टू इन द कॉम ऑफ द लेजर प्रिंटर। जीरोक्स कंपनी टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया, लेजर बीम उसमें ऐड कर दिया और उसका नाम दे दिया लेजर प्रिंटर। ये याद रखिएगा दोस्तों। IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन 1975। IBM कंपनी ने पहला बार जो आपको 1975 में एक लेजर प्रिंटर इंट्रोड्यूस किया था, यूज विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ वो यूज होता था। 1984 की बात करें तो HP का फुल फॉर्म होता है हॉलेट पैकेट याद रखिएगा, HP का फुल फॉर्म है रिवोल्यूटाइज लेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विद इट्स फर्स्ट लेजर जेट, ए कॉम्पैक्ट फास्ट एंड रिलेबल प्रिंटर दैट पर्सनल कंप्यूटर यूजेज कुड अफोर्ड। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखना है कि HP जो था एक लेजर प्रिंटर अफोर्ड किया, रेवोल्यूशन यानी क्रांति में HP का सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ उस समय का, जो कि लेजर जेट के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट फास्ट और रिलेबल प्रिंटर होता था दोस्तों। इंकजेट की बात करें तो इंकजेट भी एक तरह का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट बोलेंगे इसको, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। और ये भी क्या होता है, बहुत ही एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत ही प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी भी अच्छी होती है। और ये क्या कहता है, इंक के फॉर्म यानी लिक्विड इंक के फॉर्म में, इसमें जो इंक लगता है वो लिक्विड के फॉर्म में लगता है, उस वाले में पाउडर के फॉर्म में इंक लगता है, इसमें लिक्विड के फॉर्म में इंक लगता है और स्प्रे करता है। जब ये प्रिंटिंग के दौरान क्या करता है, स्मॉल ड्रॉप में स्प्रे करता है पेपर के ऊपर और उससे वो ड्रॉप प्रिंट होता है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन लेजर टॉप 1 में है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। इसमें कोई भी हैमरिंग नहीं होता है, बस इतना ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। इंकजेट प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों में आता है। ठीक है, यानी अगर मैं 10,000 की बात करता हूं तो 10,000 11,000 में लगभग ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंटर आ जाएगा, लेकिन लेजर में नहीं आएगा दोस्तों। अब बात करेंगे अगला प्लोटर का। प्रिंटर खत्म, प्लोटर क्या है, तो प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी सवाल आते हैं कि प्लोटर क्या था। प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो
है क्या, तो एक तरह का प्रिंटर ही है दोस्तों। प्लॉटर क्या है, एक तरह का प्रिंटर ही है। लेकिन स्मॉल ग्राफिक्स को प्रिंट करना हो, स्मॉल टॉपिक्स को प्रिंट करना, तो प्रिंटर का यूज करते हैं। लेकिन जहां पर वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करना, बड़े बड़े डायग्राम्स प्रिंट करना हो, बैनर पोस्टर प्रिंट करने हो, तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, एक प्लॉटर का यूज करेंगे। तो प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट करता है किसी भी वेक्टर ग्राफिक्स को, एंड इट इज यूज टू टेकिंग लार्ज साइज ऑफ प्रिंट आउट्स दैट कुड नॉट बी प्रिंटेड यूजिंग प्रिंटर। जो प्रिंट आउट हमको बड़ा मात्रा में निकालना, जो प्रिंटर प्रिंट नहीं कर सकता, वो हम लोग करेंगे प्लॉटर के माध्यम से। वी कैन यूज प्लॉटर टू टेकिंग प्रिंट आउट्स ऑफ पोस्टर, बैनर, मैप ऑफ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। यानी अगर आपसे सवाल पूछ दे कि बैनर पोस्टर प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रिंटर यूज करेंगे, तो आप बोल देना प्लॉटर का यूज करेंगे। या कौन सा प्लॉटर, कौन सा डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस होता है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज को। द फर्स्ट प्लॉटर वेयर इन्वेंटेड इन 1953। पहला प्लॉटर 1953 में इन्वेंट किया गया, याद करेंगे, नोट करते ही जाएंगे दोस्तों। रेमिंगटन रेंट ने इसका आविष्कार किया था। इट वाज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द यूनिवैक कंप्यूटर। यूनिवैक कंप्यूटर के साथ इसको यूज किया गया था टेक्निकल ड्राइंग बनाने के लिए। ओके दोस्तों, टाइप्स ऑफ बात करें, यानी प्लॉटर के टाइप्स की बात करें तो दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक ड्रम प्लॉटर होता है और एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। प्लॉटर कितनी तरह के होते हैं, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर, ये चीजें आप याद रखेंगे बस। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर क्या होता है दोस्तों, स्पीकर होता है एक आपका आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है दैट कनेक्ट्स टू ए कंप्यूटर टू जनरेट साउंड, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर साउंड को जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों द सिग्नल यूज टू प्रोड्यूस द साउंड दैट कम्स फ्रॉम ए कंप्यूटर स्पीकर इज क्रिएटेड बाय कंप्यूटर साउंड कार्ड। कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड लगा रहता है। साउंड कार्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर क्या करता है, साउंड को सिग्नल भेजता है सीपीयू के पास, सॉरी इसके पास, स्पीकर के पास। यानी साउंड कार्ड ही आपको जो स्पीकर से साउंड निकालता है, किसके माध्यम से साउंड निकलता है, तो साउंड कार्ड के माध्यम से निकलता है। तो साउंड कार्ड को भी आप याद रखेंगे। साउंड कार्ड क्या है, तो साउंड जनरेट करने का एक माध्यम है, एक हार्डवेयर है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जहां पर आपको बड़े बड़े डायग्राम्स आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाने हो, यानी टेक इमेजेस जनरेटेड बाय ये कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के द्वारा इमेज जनरेट करता है, ये ब्लू ले प्लेयर के द्वारा, एंड रिप्रोड्यूस देन ऑन टू ए स्क्रीन एंड वॉल और अदर सरफेस। किसी भी बड़े स्क्रीन पर, वॉल पर, वॉल मतलब दीवार पर या अदर सरफेस पर आपको बिग स्क्रीन प्रोवाइड करना है, जहां पर अधिक से अधिक ऑडियंस है और आप चाहो कि सारे ऑडियंस इस मूवी को देख सके, आपके प्रेजेंटेशन को देख सके। तो एक स्मॉल टीवी पे काम नहीं बनेगा, तो वहां पर आपको एक प्रोजेक्टर शो करना होगा। एक प्रोजेक्टर शो करते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन आपको मिल जाता है, बड़ा छोटा आप स्क्रीन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो प्रोजेक्टर क्या करता है, एक बिग सरफेस आपको प्रोवाइड कर देता है, बिग स्क्रीन प्रोवाइड कर देता है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को आप बैठाकर वहां पर वो अपना प्रेजेंटेशन डील कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि लार्ज एंड फ्लैट वो स्क्रीन होना चाहिए जहां पर हम प्रोजेक्टर सरफेस अपना बनाएंगे प्रोजेक्टर का, वो लाइट एंड फ्लैट स्क्रीन होना चाहिए दोस्तों। For example, you could use a projector to show presentation on a large screen so that everyone room can see it। अगर आप चाहते हो कि 20-50 लोग बैठे हुए एक रूम में और आप अपना कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो एक टीवी पे आप नहीं दे सकते हो क्योंकि बहुत छोटा स्क्रीन होगा, सब कुछ सबको नहीं दिखेगा। तो वहां पर एक बड़े स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हम सबको ये अपने टॉपिक्स को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। प्रोजेक्टर दोस्तों, प्रोजेक्टर कैन प्रोड्यूस आइदर स्टिल एंड स्लाइड और मूविंग इमेज वीडियो, यानी ये सब कुछ के लिए होता है, चाहे वीडियो ऑडियो चलाना हो सभी हम चला सकते हैं, कोई स्लाइड भी यूज कर सकते हैं। ए प्रोजेक्टर इज ऑफन अबाउट द साइज ऑफ टोस्टर एंड वेट ओनली ए फ्यू पाउंड, बहुत ही सस्ता, सॉरी बहुत ही कम वजन में आता है, एक फ्यू पाउंड्स के बराबर आता है। इसका आविष्कार की बात करें तो कर्सर स्लाइड प्रोजेक्टर वाज पेटेंट ऑन मई 11, 1965। 11 मई 1965 में जो एक स्लाइड प्रोजेक्टर का इसका पेटेंट किया गया था दोस्तों, बाय ए मैन, किसके द्वारा, डेविड हैंसन के द्वारा। ठीक है, ये आपको स्लाइड प्रोजेक्टर था एक कौन सा, कैरोसेल प्रोजेक्ट, स्लाइड प्रोजेक्टर, जो कि 1965 में डेविड हैंसन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। उसके बाद डिजिटल प्रोजेक्टर आया, वी नो टुडे वाज क्रिएटेड बाय गेन डॉगलॉफ इन 1984। 84 में गेन डॉगलॉफ के द्वारा इन्वेंट किया गया था, ये याद रखेंगे। एंड ऑल्सो केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ फॉर इट 1968, और ये 1968 में ही इसका कंसेप्ट आ गया था आपके स्क्रीन पर।
अब चलते हैं दोस्तों आगे। ये आपके सामने मैंने मेमोरी यूनिट लिखा हुआ है। मेमोरी यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए सवाल कि सब कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों बीट। मेमोरी यूनिट क्या है आपने सुना होगा, 2 GB 3 GB 4 GB ऐसा कुछ सुना आपने, GB MB PB ऐसा सुना है, तो वो आपका मेमोरी यूनिट यानी आपके स्टोरेज डिवाइस को मापने के लिए जो यूनिट हम बनाते हैं वो होता है मेमोरी यूनिट। तो हमारे स्टोरेज डिवाइस का यूनिट पूछे या फिर कंप्यूटर का यूनिट पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर का क्या कौन सा यूनिट होता है, या फिर सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा होता है, तो आप बोल देना दोस्तों बीट, क्योंकि बीट होता है सबसे छोटा। और बीट 1 बीट के बराबर होता है बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स का मतलब 0 या फिर 1, ठीक है, ये दो। तो बीट हमारे मेमोरी की या फिर हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद होता है निबल। निबल मतलब 4 बीट। 4 बीट के बराबर होगा तो 1 निबल कहलाएगा। वहीं 8 बीट होगा तो 1 बाइट कहलाएगा। ये चीजें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, वही 1 बीट बराबर बाइनरी डिजिट्स, 4 बीट बराबर 1 निबल, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। अब यहां से कहानी चेंज हो जाएगी। 1024 बाइट्स बराबर 1 केबी। केबी का मतलब किलो बाइट। 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB। 1024 MB यानी मेगाबाइट बराबर 1 GB। 1024 GB यानी गीगाबाइट बराबर 1 TB। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे दोस्तों। TB का फुल फॉर्म क्या है, GB का फुल फॉर्म क्या है, MB का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। 1024 TB बराबर 1 PB। PB का मतलब पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 EB। EB मतलब एक्साबाइट। 1024 EB बराबर 1 ZB जेटाबाइट। फिर उसके बाद योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट। अब देखो दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली बात है। जीबी के देखो यहां फिर से जीबी आ गया, लेकिन यहां पर एक एस्ट्रिक साइन बना हुआ है, यहां पर स्टार का साइन बना हुआ है। मैं हटा कर भी दिखा देता हूं। यहां पर देखिए एक स्टार का साइन बना हुआ है। तो अगर कोई भी फुल फॉर्म दे दे, जैसे कोई भी दांत दे कि जीबी का फुल फॉर्म बताइए, तो जीबी का फुल फॉर्म अगर नॉर्मल ऐसे लिख दिया तो हम बोलेंगे गीगाबाइट। यहां पर देखिए गीगाबाइट लिखा हुआ है, ये बोल देंगे। लेकिन जीबी के साथ एस्ट्रिक, एक सिंगल एस्ट्रिक का साइन दे दिया, मतलब वो किसके बारे में पूछ रहा है, जियोप बाइट के बारे में पूछा, क्योंकि जीबी तो यहां भी है, जीबी यहां भी है, तो किस जियोप के, जीबी के बारे में पूछ रहा है वो आपसे, जियोप बाइट के बारे में पूछा। ये चीजें याद रखेंगे। यहां पर बच्चे एक नंबर गवा कर चले आते हैं। जीबी पूछा, फटाक से गीगाबाइट लगा दी। जीबी के साथ अगर एस्ट्रिक साइन लगा है, मतलब वो क्या पूछ रहा है, जियोप बाइट के बारे में पूछ रहा है। वही एसबी का मतलब सगन बाइट, पीबी मतलब पिज्जा बाइट, एबी मतलब अल्फा बाइट, केबी मतलब देखिए फिर से केबी आ गया, ऊपर भी एक केबी आया था, देखिए ऊपर भी केबी आया था, किलो बाइट। अगर केबी के साथ एस्ट्रिक साइन लग गया है, स्टार मार्क लगा हुआ है, तो समझ जाना कैरेट बाइट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर 1024 अल्फा बाइट्स बराबर 1 केबी यानी कैरेट बाइट होता है। वही ए बी, देखिए ए बी फिर आ गया, यहां पर देखिए अल्फा बाइट आया था, अगर बिना एस्ट्रिक साइन का, बिना स्टार मार्का का आया था अल्फा बाइट, लेकिन अगर स्टार मार्का के साथ आ गया तो एमोस बाइट होता है दोस्तों। पीबी पेक्ट्रोल बाइट, बीबी ब्लोगर बाइट, संबो बाइट। अब देखिए यहां पर क्यूबी क्वेंसा बाइट, और केबी का मतलब किंसा, डबल एस्ट्रिक लगा है, दो आपको और क्या करता है, स्टार मार्का दिख रहा है, तो जब डबल स्टार मार्का दिखे तो उसका मतलब होगा किंसा बाइट। देखिए केबी, केबी तीसरी बार आ रहा है ना, एक बार केबी यहां पर आया था, केबी का मतलब किलो बाइट, दूसरी बार केबी आया था तो एक एस्ट्रिक दिख रहा था, एक स्टार दिख रहा था, नहीं केबी मतलब कैरेट बाइट, और दूसरा स्टार भी दिखे, 2 स्टार दिखे, मतलब पूछ रहा है किंसा बाइट के बारे में। तो कम से कम आप लोग दोस्तों बुबनी बाइट तक आप याद रखिए, बुबनी बाइट तक सवाल अक्सर पूछा जा सकता है, तो बुबनी बाइट तक आपको याद रखना है। यहां पर बुबनी होगा, डुबनी हो गया, यहां पर भी बुबनी होगा, बुबनी बाइट तक यानी बीबी तक आपको याद रखना है। तो स्टार मार्का ये क्यों दिया गया, आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये पूरा मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अगर अधिक से अधिक याद कर सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। आप याद करके रखिए, नॉलेज कभी भी खराब नहीं होता है, ये आपको कहीं ना कहीं मदद ही देगा। चलते हैं स्टोरेज पे दोस्तों। स्टोरेज क्या होता है, तो स्टोरेज कहने का मतलब कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ऑफन कॉल्ड स्टोरेज और मेमोरी, इज टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट एंड रिकॉर्डिंग मीडिया दैट आर यूज्ड टू रिटेन डिजिटल डेटा। यानी जहां पर आप अपने डिजिटल डेटा को स्टोर करते हो, रखते हो, उसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज बोलेंगे, ठीक है। और स्टोरेज जो होता है 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। अगर आपसे पूछा जाए स्टोरेज डिवाइस कितने तरह के होते हैं, तो बोल देना सर 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को, यानी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, ओके, या प्राइमरी स्टोरेज या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, वही सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये तभी डेटा को लिखेगा जब पावर ऑन होगा, यानी इस कंप्यूटर में जब पावर ऑन रहेगा तो ही डेटा राइट करेगा, लेकिन इसमें डेटा लॉस होने का कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक पावर होता है, ठीक है। इसका जो डेटा होता है लॉस नहीं होता है, पावर रहे ना रहे, आप जो एक बार लिख दोगे तो वो परमानेंट हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज करता है, प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज करता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज करता है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे।
यहां पर एक सवाल और पूछ दिया जाता है, सेविंग एंड लोडिंग क्या है? तो सेविंग का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफरिंग ऑफ द प्रोसेस डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी सो दैट वी मे यूज इन फ्यूचर। अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो, तो जब हम कोई काम करते हैं कंप्यूटर पर, तो वो चीज कहां पर सेव रहता है? प्राइमरी में। और जब वही फाइल बटन पे क्लिक करके हम लोग सेव कर देते हैं, तो वो फाइल वहां से ट्रांसफर हो जाता है सेकेंडरी में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। ठीक है। सेव, अगर आपसे सवाल करेंगे व्हाट इज सेव, सेव क्या होता है? सेव के दौरान क्या होता है दोस्तों, आपका जो डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको सेविंग बोलते हैं। वहीं अगर आपने कोई फाइल सेव कर दिया है, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला गया है और आप उसे ओपन करते हो, तो ओपन करेंगे तो क्या होगा? वो फाइल तो यहां पर है ना, तो ये यहां से फिर यहां लोड होगा, ये यहां लोड होगा, तब जाकर ओपन होगा, याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं लोडिंग। सेविंग एंड लोडिंग याद रखेंगे। तो ओपनिंग के दौरान जब आप किसी फाइल या किसी डेटा को ओपन करते हो ना, उस समय लोडिंग का प्रोसेस होता है, और जब किसी फाइल को हम सेव करते हैं उस समय सेविंग का प्रोसेस होता है। सेविंग के दौरान आपका डेटा प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, और वहीं लोडिंग के दौरान सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है। ये बातें याद रखेंगे। फिर स्टोरेज की बात करें तो यहां पर थोड़ा डीपली एक्सप्लेन किया गया। स्टोरेज कितनी तरह के होते हैं? तो दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका आता है रैम और रोम। थोड़ा और एक्सप्लेन बेहतर कर दूं तो प्राइमरी मेमोरी दो तरह का, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक वोलाटाइल होता है और एक नॉन वोलाटाइल होता है। तो वोलाटाइल का मतलब होता है दोस्तों भुलक्कड़, जो भूल जाए, यानी जब पावर सप्लाई कट होगा ना, पावर सप्लाई बंद होगा, तो डेटा इरेज हो जाएगा। तो रैम जो होता है वोलाटाइल होता है, लेकिन रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है। ये बातें याद रखनी है। अगर आप ये बस इस ग्राफ्स को समझ लो ना, तो आपको सारे रैम्स रोम सारे समझ में आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए रैम क्या, सबसे पहला सवाल रैम है क्या? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला फुल फॉर्म याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी है क्या? तो एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में किस तरह का मेमोरी है? तो वोलाटाइल मेमोरी, यानी वोलाटाइल नेचर का होता है, वोलाटाइल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो वोलाटाइल नेचर का है, मतलब अगर आप बिजली ऑफ होता है, कंप्यूटर पे काम करो, टाइपिंग कर रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो, और तब तक आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो क्या आपने जो लिखा है वो सेव रहेगा, मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपने तो सेव नहीं किया था। तो वो रैम में आप लिख रहे थे, रैम में टाइप होता है पहली बार, तो उसको हम सेव करते हैं तो सेकेंडरी में जाता है। तो मैंने तो सेव किया नहीं, बिजली ऑफ हो गया, तो क्या डेटा रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वोलाटाइल कैरेक्टर का, भुलक्कड़ है। बिजली पावर ऑफ होते ही वो सब इरेज कर देगा। ठीक है। प्लस आप बोल सकते हो कि रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, रैम एक इंटरनल मेमोरी है, रैम एक टेम्पोररी मेमोरी, ये सारी बातें भी आप बोल सकते हैं। रैम के दायरे में दो आते हैं, एस रैम एंड डी रैम। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। रोम के बारे में 5, यानी रोम के टाइप्स 5 है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, एफ रोम। सेकेंडरी डिवाइस की बात करें तो एसएएसडी एंड डीएसडी दो होते हैं, एसएएसडी एंड डीएसडी। एसएसडी में एक मैग्नेटिक टेप, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, बताएंगे एक एक चीज। फिर आपको डीएसडी की बात करो तो मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस यहां लिखा हुआ, मैं इसकी जगह पे क्लास के दौरान लिखाता हूं यूएसबी फ्लैश ड्राइव, आप लिख सकते हैं यूएसबी, फिर से मैं लिख देता हूं, या नहीं ये गलत है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये याद रखेंगे, फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव यहां पर होगा, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव के दायरे में आता है पेन ड्राइव, और यहां पर हो जाएगा मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। ओके दोस्तों, तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। प्राइमरी मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी। याद रखेंगे, अगर आपसे प्राइमरी मेमोरी पूछे या मेन मेमोरी पूछे, मतलब एक ही चीज पूछ रहा है, प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी किसको कहेंगे? उस मेमोरी को बोलेंगे जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा होता है, तो प्राइमरी मेमोरी वो होता है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली या पहले एक्सेस करता है। यहां देखो लिखा प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर जिस मेमोरी को पहले फर्स्ट एक्सेस करता है और डायरेक्टली एक्सेस करता है, उस मेमोरी को क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे या मेन मेमोरी बोलेंगे। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। It allow a processor to access running application and service that are temporary stored। किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को टेम्पोररी स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ही कोई कैलकुलेशन करते हो, तो आपको कैलकुलेशन करने के दौरान हासिल को स्टोर, यानी कैरी जो आप करते हो उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, तो उसको भी प्रोसेसिंग के दौरान कुछ डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो डेटा वो कहां स्टोर करेगा? प्राइमरी मेमोरी में, यानी मेन मेमोरी में। ये याद रखेंगे। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है आपका रैम। वोलाटाइल पहले बताया था, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, उसके दायरे में आता है रैम। रैम क्या है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और ये एक तरह का इंटरनल मेमोरी है। रैम क्या है? एक इंटरनल मेमोरी है, एक तरह का रैंडम एक्सेस मेमोरी है ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ये सीपीयू के लिए वर्क करता है। सीपीयू के द्वारा जो डेटा स्टोर करवाया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, या प्रोग्राम के रिजल्ट जो स्टोर किए जाते हैं वो कहां स्टोर होते हैं? रैम के अंदर स्टोर होते हैं, ये याद रखिएगा। रैम एक रीड एंड राइट मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा रीड एंड राइट मेमोरी है, तो रैम एक रीड एंड राइट मेमोरी है विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। ये डेटा को तभी तक स्टोर करेगा जब पावर ऑन हो, मशीन वर्क कर रहा हो। एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ, डेटा इज इरेज। अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो या किसी भी माध्यम से, पावर फेल होने के माध्यम से अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। ओके हाँ, अगर सेव कर दिए तो ठीक है, सेव कर देंगे तो प्राइमरी मेमोरी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। रैम क्या है? तो रैम एक वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है डेटा स्टोर इट इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर आप ऑफ करते हो तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, या फिर पावर फेलियर होता है तो भी इरेज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं? यूपीएस का यूज करते हैं। यहां पर यूपीएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, रैम स्मॉल साइज में आता है, वो टर्म्स फिजिकल यानी फिजिकली भी, और डेटा यानी अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड में भी, यानी कम साइज में भी आता है और इसकी फिजिकली साइज भी कम होता है। रॉबर्ट डेनार्ड ने इसका आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था 1968 में, ये याद रखेंगे। यानी रैम का आविष्कार या पेटेंट कब हुआ था? 1968 में, बाय डेनार्ड जे फॉरेस्टर के द्वारा। ठीक है, पायनियर इन अर्ली डिजिटल कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टेड रैंडम एक्सेस। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए कि किसने इसका आविष्कार किया था, तो आप बोलना रॉबर्ट डेनार्ड ने। कब? 1968 में। ओके दोस्तों, रैम दो तरह का होता है दोस्तों, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम एंड डी रैम, एस का मतलब स्टैटिक रैम, डी का मतलब डायनेमिक रैम। यहां जो आपको याद रखने वाली चीज है वो ये याद रखिएगा कि एस रैम, अगर आपसे सवाल पूछे कि इनमें से कौन सा रैम को रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती, रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप बोलना कि एस रैम को रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डी रैम को रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। ये शब्द याद रखेंगे। एस रैम हो या डी रैम हो, है तो रैम ही ना, है तो रैम ही ना, तो काम तो वोलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही करेगा, डेटा को ही स्टोर करेगा। ठीक है, और दूसरा चीज आप ये भी बोलेंगे, एस रैम के अंदर 6 ट्रांजिस्टर लगे, यानी कितने तरह के, कितने ट्रांजिस्टर लगे हैं? 6 ट्रांजिस्टर लगे हैं। कैपेसिटर कितने लगे हैं? तो 0 कैपेसिटर लगे हैं। वहीं डी रैम की बात करें तो 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर इसके लगे हैं, इसीलिए इसको रिफ्रेश होने की भी जरूरत पड़ती है, यानी बार बार डिस्चार्ज होता है, बार बार ये चार्ज होता है। ओके दोस्तों, इसमें इतना ही, और आगे चलते हैं। तो आगे है रोम। तो मैं दोस्तों, ये फिर वीडियो आपका 1 घंटे का लगभग हो चुका है, तो मैं इसको आज फिर यहीं पर ओवर कर रहा हूं क्योंकि रात ज्यादा हो गई है। मैं फिर आगे आपको रोम के बारे में बताऊंगा, आगे के स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हम लोग को एनर्जी मिलने वाली है। अगर आप लोग लाइक कमेंट नहीं करेंगे, केवल वीडियो देखकर निकल जाएंगे, तो हमारी एनर्जी डाउन होते चली जाएगी, तो हम लोग अच्छा से कंटेंट नहीं बना पाएंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, क्योंकि आगे आपको जो भी मैं बेहतर वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन उसको मिल सके। और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।